हेलो, मैं हूँ आरती और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 उपन्यास बच्चन सिंह जी से। जो बच्चन सिंह जी की किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका हमने भाग एक, जो यूनिट बने उसका हमने भाग एक में कुछ उपन्यास पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो उपन्यास रह गए थे बच्चन सिंह जी से। तो प्लीज अगर आप क्लास देख रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हम चलते हैं क्लास की ओर। तो मैं पीडीएफ लगा रही हूँ। भाग इसमें हम लोगों ने भागों में क्लास को डिवाइड किया है क्योंकि एक में पॉसिबल नहीं है सारे उपन्यासों को कवर करना। तो जो भाग एक है उसमें हम लोगों ने कुछ उपन्यास कंप्लीट किए थे और आज हम भाग दो में बाकी उपन्यासों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है बच्चन सिंह जी की जो किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये जो बच्चन सिंह की किताब है उससे पीडीएफ बनाई है। तो चलते हैं। गोदान 1936। अ, जो बच्चन सिंह की डेट्स हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो बच्चन सिंह की डेट पे मैं नहीं जाना, हालांकि यहाँ पे गोदान का समय सही है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद के जीवन अनुभव और कलात्मक जगत का सार है। इसकी दहलीज पर खड़े होकर प्रेमचंद ने स्वयं और अपनी रचनाओं तथा उसमें उनमें वर्णित संघर्षों तथा आदर्शों को ढहते हुए देखा और अपने को मोहभंग की स्थिति में पाया। कहते हैं कि अपनी शुरुआती दौर की कहानियां हो चाहे वो उपन्यास हो, उसमें प्रेमचंद अ, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दिखते हैं, मतलब आदर्श को लेके चलते हैं वो। जिस तरीके से वो होता है, हम इनकी शुरुआत की कहानियां देखें चाहे शुरुआत का उपन्यास देखें, तो सेवा सदन की जो नायिका है वो वैश्यावृत्ति से निकल के एक आश्रम की समाज सेविका के रूप में दिखाई गई है। और वहीं पे जो इनकी पहले की कहानियां है पंच परमेश्वर वगैरह, उनमें किस तरीके से पंच परमेश्वर पंच न्याय ही करता है ऐसा दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो प्रेमचंद है उन्हें आदर्शवाद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है, कि मतलब वो आदर्श से फिर यथार्थ की ओर अपने अंतिम समय तक फिर उन्होंने आदर्श को स्थापित करना बंद करके यथार्थ को ही वर्णित किया है। अभी तक प्रेमचंद पुरानी व्यवस्था में ही सुधार परिष्कार के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि जो भी रूढ़ियां हैं, हमारा जो भी अम, सामाजिक व्यवस्था है उसी में सुधार हो सके। लेकिन समाज में रूढ़ियां इस तरीके से व्याप्त हैं कि उनको अगर आप खत्म करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से नए समाज की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। छोटे मोटे आंदोलन, संस्थाएं, आदर्शवादी व्यक्ति व्यवस्था में परिवर्तन ले आ सकते थे। इसे अनेक कहानी उपन्यासों में देखा जाता है। जिस तरीके से मैं बता रही थी कि शुरुआत की कहानियों में उनकी में समय, जैसे बड़े घर की बेटी में जो वो है उसकी नायिका, वो संयुक्त परिवार की आदर्श गृहस्थी को टूटने नहीं देती। पंच परमेश्वर में जैसे वो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो ये प्रेमचंद की कहानियां के बारे में दे रखा है, अगर आप चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो शारदा क्लासेस के नाम से है, उस पे अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ अवेलेबल हो सकते हैं। गोदान में पूर्ववर्ती उपन्यासों और अनेक कहानियों की समस्याएं ली गई हैं। इसमें पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, घास वाली, पूस की रात कहानियां हैं।
तो कहानियों के बारे में दिए गए हैं हम लोग क्योंकि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ मतलब उपन्यासों पर ही फोकस रखेंगे। गोदान में प्रेमचंद ने अपनी कृतियों का पुनरीक्षण, परिवर्तन और नवीन संयोजन किया है। अब किसान पहले का किसान नहीं रह गया है और न जमींदार पहले का जमींदार है, दोनों चालाक हो गए हैं। न किसान आंदोलन करता है और न जमींदार सीधे अत्याचार, दोनों एक व्यवस्था में रह रहे हैं। व्यवस्था का विरोध कोई नहीं करता। प्रेमचंद ने पूर्ववर्ती उपन्यासों की तरह गांव की रीति नीति, आचार विचार को बचाने की कोशिश नहीं की है। होरी भी धर्म और मर्यादा की रक्षा में अपनी आहुति देता है, लेकिन न धर्म बचता है न मर्यादा। तो कहते हैं कि जो इसका नायक एक तरीके से होरी वो वो जो भी परंपराएं हैं या सामाजिक ढांचा है उसे बचाए रखना चाहता है, लेकिन इस उपन्यास में क्या होता है वो नहीं बच पाता। वो पूरी तरीके से अपनी जमीन वगैरह को भी गिरवी रख देता है, किसान से मजदूर तक बन जाता है, लेकिन वो अपनी धर्म और ना धर्म बचा पाता ना वो अपने मर्यादा बचा पाता, क्योंकि धर्म इसलिए नहीं बचा पाता क्योंकि जो उसकी बेटी है रूपा, उसको दुआजू के साथ उसकी शादी करनी पड़ती है और उसका मर जाते कि मतलब मर जात इसी में है कि वो किसान बना रहे, लेकिन वो किसान ना बना रह के उसकी जमीन बिक जाती है तो वो मजदूर बन जाता है अंत में। और उसकी इच्छा होती है कि वो एक गाय खरीदे, गाय भी वो खरीदता है, लेकिन उसका भाई भाई जो हीरा है वो उसको जहर दे के गाय को मार देता है। और फिर भी वो दूसरी गाय लेना चाहता है, लेकिन वो अंत तक नहीं ले पाता। और स्थिति देखिए कि वहीं पे जो दाता दीन है वो धनिया को बोलते हैं जब गोरी की मतलब रखी होती है डेड बॉडी, तो कि धनिया गोदान कर दो, अब तो ये नहीं मतलब गोरी नहीं रहा। तो धनिया कहती है 20 आने देती है, शायद 20 आने कि आप चाहे इसे गोदान समझो, यही घर में है। और मतलब जिस होरी की जो लालसा होती है पूरी जिंदगी एक गाय को पालना, वो नहीं ले पाता, लेकिन एक हमारा जो सामाजिक क्या है कि मतलब वो मर गया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो उसे मतलब उसकी उस पे गाय दान की जाए, जो कि उसने अपनी पूरी पूरी जिंदगी में नहीं ली होती। तो ये एक हमारे समाज की विडंबना है। जिस महाजनी सभ्यता की प्रेमचंद ने अपने एक लेख में चर्चा की है और गोदान में सर्वत्र व्याप्त है। किसान समाज महाजनों से घिरा है। जमींदारों का शोषण उतना भयावह नहीं है जितना महाजनों का जहरीला शोषण। लाला परमेश्वरी, ये परमेश्वरी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, और आज मेरा पेन आज आने वाला था जो डिलीवर नहीं हुआ, वो आ जाएगा 2-4 दिन में। तो हम पेन से पढ़ेंगे तो जहाँ भी अशुद्धियां हैं वो हम सही करके और तब पढ़ा करेंगे। तो ये पटेश्वरी पटेश्वरी और पुरोहित दाता दीन के ऋण प्लेग के कीटाणु की तरह घातक है। दुलारी आना रुपया ब्याज लेती है। किस तरीके से इसमें लोग किसानों का शोषण करते हैं। दुलारी वो दुकान के साथ साथ पैसे का लेन देन भी करती है ब्याज पे। फिर वहीं पे झिंगुरी सिंह है, 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर देते हैं। मतलब जब वो जैसे मैं उनसे अभी ब्याज पे पैसे लेने जाऊं तो वो मुझे पूरे 1 साल की ब्याज काट के उसी जो मैं पैसे ले रही हूँ उसी में से काट के तब देते हैं। तो ये कि मतलब अगर मैं 1 साल से पहले भी देना चाहूँ तो भी ब्याज तो पहले ही दे चुकी हूँ मैं। महाजनों के शिकंजे में किसान वर्ग दिन प्रतिदिन कसता जा रहा था। बिरादरी का की आचार संहिता अलग थी। उस संहिता का पालन न करने पर बिरादरी दंड की कठोर व्यवस्था करती है। हाँ, तो बस बिरादरी में रहने के लिए ही होरी ने, क्योंकि वो अपने बेटे गोबर की जो भी है वाइफ कह लो, उसका बच्चा होता है उसके पेट में, तो गोबर तो उसे छोड़ के चला जाता है शहर। तो होरी
और धनिया मिल के उसे रख लेते हैं। तो और वहीं पे फिर बाकी जैसे उसका भोला भी कहता है जुनिया का पिता कि उसे निकाल दो, लेकिन वो नहीं निकालते दोनों। गुस्सा करते हैं लेकिन उसे अपने पास रख लेते हैं। और वहीं पे जो माता दीन है, माता दीन तो उनका बेटा है, दाता दीन वो बोलते हैं कि अगर आप घर में रखना चाहते हो और बिरादरी में रहना चाहते हो तो आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा। जिससे 80 रुपए उस पे दंड लगता है, और उसके बाद उसके खेत में जितने भी फसल होता है वो खुद उनके यहाँ डालने जाता है। और उस धीरे धीरे बाकी जो उसकी जमीन होती है वो भी वो उसे गिरवी रख लेते हैं। तो वो अपना जो भी किसान था वो उसकी जमीन तो अब एक तरीके से गिरवी रखी है, फिर वो मजदूरी सा हो गया है। महाजनी सभ्यता का दूसरा रूप पूंजीवादी सभ्यता है। उनका कहना है कि हम सोच रहे हैं महाजनी सभ्यता खत्म हो गई, नहीं। जो पूंजीवादी सभ्यता है वही जो महाजनी सभ्यता थी वही पूंजीवादी सभ्यता में परिणत हो गई, बस उसके थोड़ा स्वरूप बदल गया। प्रजातंत्र भी इसके जाल में फंसा हुआ है। मिर्जा खुर्शीद इसमें एक पात्र है, वो कहते हैं जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े जमींदारों और व्यापारियों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। पूंजीबाजियों वादियों के चक्कर में फंसी कांग्रेस पर फवदियां कहते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, अगर आज सभी अंग्रेज अफसरों की जगह हिंदुस्तानी हो जाएं, तब भी स्वराज उतनी ही दूर रहेगा जितने हम इस वक्त हैं। तो इसमें दो कोटेशन है जो एक प्रेमचंद खुद कह रहे हैं कि जो भी अगर हमारे लोग भी अफसर हो जाएं सरकारों में या सरकार में या फिर जो भी हम सर्विसेज हैं उसमें हमारे लोग भी अफसर हो जाएं तो भी स्वराज इतनी पास नहीं है, तो भी वो उतनी दूर रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्ट हम ही अंदर से हैं। और मिर्जा खुर्शीद जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं कि डेमोक्रेसी तो बड़े बड़े लोगों की है, सही बात है। इलेक्शन कौन जीतता है, चाहे कुछ भी हो, जिसके पास पैसा है वो। फिर स्वराज प्राप्त करने के 4 दशक बाद क्या हम प्रश्न कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं फिर प्रेमचंद ने इसमें अंतरजातीय विवाह वगैरह दिखाया है, लेकिन वही है उनका कहना है कि लेकिन फिर भी वो एक भारतीय परंपरा का आदर्श है कि इसमें झुनिया और गोबर एक साथ हैं और मतई और सिलिया एक साथ हैं, लेकिन वो करते क्या है, दोनों मतलब दोनों प्रताड़ित करते हैं अपने अपनी तरीके से। उनको तो भी वो रहने को तैयार है, इसे प्रेमचंद की सीमा कहा जा सकता है। वो मतलब चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं गोबर झुनिया से, चाहे वो मारता है पीटता है, और मतई सिलिया से, जबकि उसका तो विवाह भी नहीं हुआ, बस एक संबंध संबंध है उसमें भी। और कई बार तो मतई उसे माता दीन जो दाता दीन का बेटा है और सिलिया एक मतलब निम्न जाति की है, तो इसमें उन दोनों का संबंध दिखाया है। लेकिन मतई फिर भी उसके हाथ की रोटी नहीं खाता, वो खुद बना के खाता है। और भी कि वो एक बार गेहूं थोड़े से लेने लेने वाली होती है तो भी उसे जैसे दूध काटता है। तो इस तरीके से बोला है कि वो अब चाहे कैसे भी रहे वो उन्हीं के साथ रहने को बाध्य हैं। फिर इसमें पात्र जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं उनके नाम है, ये जरूर से जरूर देख लेना। गांव का मंच यथार्थवादी है, इनका कहना है बेशक का मंच इतना यथार्थवादी ना हो लेकिन गांव का है। होरी गोबर ये सारे गांव के पात्र हैं। माता दीन दाता दीन अलगू मंगरू धनिया सिलिया झुनिया साउआइन सभी सही ढंग से अपनी भूमिका अदा करते हैं। महाजनी सभ्यता का दबाव, किसान जीवन का मजदूर जीवन में परिणति, गोबर के रूप में कई पीढ़ियों का व्यवस्था विरोधी अभियान आदि स्मरणीय दृश्य प्रभावी ढंग से उभरते हैं। किंतु गांव के यथार्थवादी मंच के साथ शहर का भी एक मंच है। मतलब इनका कहना है कि जो गांव का मंच है वो तो एक यथार्थवादी है, लेकिन जो
होरी वगैरह का जो गाँव है, बिलारी, वो एक यथार्थवादी मंच प्रस्तुत कर देता है। लेकिन जो सेमरी गाँव है, जिसमें अमरपाल सिंह रहते हैं और महाजन है वो, और लेकिन वो कहते हैं वो पारसी थिएटर से प्रभावित है। इन दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता, और उसको लेके जो नंद दुलारी वाजपेयी है, उनकी एक कोटेशन है, वो ये कोटेशन है, और इस कोटेशन को याद से याद रखना है। ये है, और एक रा, राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। तो ये जो कुछ कोटेशंस हैं, इनको इनके कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि पूरी कोटेशंस हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें उपन्यास के नागरिक और पात्र एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान हैं। तो एक मकान में तो रह रहे हैं, और उनका परिवार का खंड, ये कीवर्ड है इसका। एक बड़े मकान के दो खंडों में रहने वाले दो परिवारों के समान है। ये नंद दुलारी वाजपेयी का कोटेशन का कीवर्ड है, और इसे याद रखना है। जिनका एक दूसरे के जीवन क्रम में बहुत कम संपर्क है, वे कभी आते जाते मिल लेते हैं, और कभी कभी किसी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, परंतु न तो उनके मिलने और न झगड़ने में ही ऐसा संबंध स्थापित होता है जिसे स्थायी कहा जा सके। इसका एक पर्दा सैमरी गांव में उठता है। सैमरी गांव है जिसमें अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, मालती वगैरह को दिखाया गया है, जहाँ सभी शहरी एकत्र होते हैं। ये भी गांव है, लेकिन इसमें शहरी पात्र, क्योंकि वो जमींदार हैं, अमरपाल सिंह, और उन्हीं के ये उन्हीं से दोनों का वो जुड़ा हुआ है। जैसे होरी है, वो भी आ जाता है कभी कभी, और मेहता वगैरह तो फिर इनसे संपर्क रखते ही हैं। मिस मालती वगैरह। फिर तो इसमें बोला गया है, इसमें ओंकार की दुर्गति का अनोखा दृश्य है। प्रोफेसर मेहता का स्वांग अद्भुत है। स्वांग जब वो उससे मालती से पैसे मांग रहा होता है, और जब कोई ना मालती पैसे दे रही होती है, और फिर के वो उसे किडनैप कर लेगा, लेकिन वहीं पे वो है, होरी आता है, वो उसे पकड़ लेता है, जबकि और किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती। वो भी दृश्य काफी रोचक है। फिर तो लाख कोशिश करने पर भी वे फिलोसोफर की मुद्रा में नहीं धारण कर पाते। हाँ, प्रोफेसर मेहता ये एक एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिलोसोफर लगते ही नहीं है जो पाठक है उसको। दूसरा पर्दा नगर में खुलता है, और ये विमेंस लीग वगैरह में भाषण वगैरह देते हैं, तो बहुत अच्छा भाषण माना गया है, और उनके इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिलता है। कबड्डी हो रही है, मेहता मालती रोमांस हो रहा है, सब कुछ मेलोड्रामा हो जाता है। फिर भी इन्हीं खोखले बौद्धिकों में प्रेमचंद विगत गुणों के मूल्य सुरक्षित रखते हैं। शहरी कथा विगत मूल्यों के संरक्षण में झूठी हो जाती है। यह स्वयं प्रेमचंद का अपना अंतर्विरोध है। मालती मेहता प्रसंग में जिस त्याग, तपस्या, अपने व्यक्तित्व का समष्टि में विलय आदि की चर्चा की गई है, वह स्वच्छंदतावादी आदर्शों के निकट है। गोवर के तेवर, विद्रोहात्मक स्वर आदि से इनका मेल बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो देश का भविष्य है। कह रहे हैं कि जो गोबर का तेवर है, काफी विद्रोहात्मक दिखाया है। हाँ, जहाँ हो रही है वो अपने आदर्शवाद और या अपनी गरीबी को नियति मानता है, वहीं गोबर कहता है नियति यति कुछ नहीं है, बस इन लोगों ने उन पे शोषण किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। और जब एक प्रसंग आता है कि जो अमरपाल सिंह है, वो होरी के सामने कह रहे होते हैं कि हमसे ठीक तो तुम लोग हो, हम हमारा तो क्या है, हम तो तुम लोग तो कम से कम रोटी के लिए कर रहे होते हो, जो भी बेईमानी कर रहे होते हो, हमारा तो कुछ अलग ही चल रहा है। तो उस तरीके से तो फिर वो बता रहा होता है गोबर को, तो गोबर कहता है हाँ ठीक है, वो हमें अपनी गाड़ियां वगैरह दे दे, हम उन्हें खेत बैल दे देंगे। तो इस तरीके से तो बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ हमारा
उसका वो है, देश का भविष्य है, वो गोबर तक समसामयिक नहीं है। प्रश्न उठता है तब, गोदान में क्या है जो उसे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में परिगणित कराता है? इसमें भी तो किसान की ही कथा है जो समसामयिक ही कही जाएगी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पार्सल वाला था। तो हम कंटिन्यू करते हैं। वो तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो गोबर है उसका विद्रोह उस पीढ़ी का न होकर एक अगली पीढ़ी का ही है, वो देश का भविष्य है। सब बच्चन सिंह जी लिख रहे हैं। प्रश्न उठता है तब ऐसा क्या है गोदान में कि उसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में परिणत कराता है? कहते हैं कि जो बच्चन सिंह है वो कह रहे हैं कि जब किसान की ही कथा तो है जो समसामयिक ही कही जाएगी, वो कौन सी वस्तु है, मतलब उसमें ऐसा क्या है, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो उसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बनाने में योगदान देती है? उसमें भी एक सामान्य सा किसान वर्ग की कहानी है और अ, उसी समय की कहानी है जब किसान जो किसानों का शोषण ही हो रहा था, जमींदार हो या महाजन हो, वो कर रहे थे। तो क्या है इसमें? तो इसमें बोलते हैं वह जो इसकी समसामयिकता को पार करने वाली जो चीज है वो है मानवीय संवेदना। तो इसमें मानवीय संवेदना की तीखी अनुभूति है। इस अनुभूति को उन्होंने गास्तिक ग्राहस्तिक संदर्भों में देखा है। इस संदर्भ को मैथिली शरण गुप्त ने भी लिया है, पर राजकीय परिवारों के रिश्ते भावना जगत में उलझ कर रह गए हैं। लेकिन क्या उनका कहना है, वो ये जो पंथ है उन्होंने भी लिया, वो सॉरी मैथिली शरण गुप्त भी हैं, उन्होंने भी लिया है, लेकिन वो उसे यथार्थ की जमीन तक नहीं ला पाए। वो राजकाज के जो परिवार थे उन्हीं तक सीमित रह गई उनकी वो अनुभूति। फिर प्रेमचंद ने कहानियों उपन्यासों में परिवार को कहीं नहीं छोड़ा, पर विघटित होते हुए परिवार का जो गहरा दर्द गोदान में दिखाई पड़ता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया को सारी मर्यादाओं के विरुद्ध अपने घर में जगह देने से बढ़कर मानवता क्या हो सकती है। हाँ, कि मतलब बिरादरी से निकाल देंगे, लोग बोल रहे होते हैं उनको अलग अलग तरीके से डरा रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को वो उन सब उसके विरुद्ध के वो बिना शादी के माँ बन गई है उसके बेटे के बच्चे की। तो और वो गोबर है, वो उसे डर की वजह से छोड़ के चला जाता है कि घर वाले क्या कहेंगे या गांव वाले क्या कहेंगे। तो उस सब के विरुद्ध जाके, पूरे समाज के विरुद्ध जाके, जो धनिया और होरी है वो दुनिया को अपने घर में रखते हैं। हीरा की कृतज्ञता से वह जीवन संग्राम में जीत का अनुभव करता है। अपने बेटे को जो उससे तना हुआ है, मतलब कि वो एक तरीके से हर चीज का विद्रोह करता है, लेकिन फिर भी उसके पैर छूता है देखकर भावुक हो जाता है या व्यवल हो जाता है। धनिया तो उसके जीवन की संगी थी। सब कुछ के बावजूद होरी का आंसू बंद नहीं हुआ। दरिद्रता से जूझते हुए उसकी लीला समाप्त हो गई। जब वो उसका अंतिम समय, तब वो ये सब याद कर रहा है और रो रहा है। कितना अकेला है वह, न बेटा न बेटी, केवल धनिया है साथ में। इस तरह प्रेमचंद जीवन के एक गहन प्रश्न का संकेत छोड़ जाते हैं। 20 आने का वो गोदान देकर होरी मर जाता है। गरीब किसान और मजदूर की इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? फिर भी जो दाता दीन है वो बोलते हैं कि मतलब होरी अब रहे नहीं है, मतलब उनका शरीर ठंडा पड़ गया। तो
धनिया तुम एक काम करो कि गोदान करवा दो अब इनका। कितनी विडम्बना है कि जिस गाय को वो लेने के लिए जिंदगी भर संघर्षरत रहता है, फिर भी वो गाय नहीं ले पाता। उसी से उसके मरने के बाद उससे दान में मांगी जाती है कि उसे गाय चाहिए, लेकिन धनिया जो दाता दी ने उनके हाथों पे 20 आने रख के कहती है, महाराज यही है, चाहे आप इसे गोदान समझो चाहे जो समझो, यही घर में रुपए हैं। इसमें ये बताया गया है कि प्रेमचंद पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यासों को साहित्यिक उपन्यासों का दर्जा दिया। फिर भी गोदान के पूर्ववर्ती उपन्यासों का ऐतिहासिक महत्व ही शेष रहेगा। अपनी खामियों के बावजूद गोदान भारतीय किसान के उत्पीड़न का ही प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना को भी वह गहरे और घने अर्थ में उजागर करता है। इसलिए उसका साहित्यिक महत्व उतना ही है जितना किसी भी अन्य उपन्यास अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास का। तो कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद है उससे पहले क्या हो रहे थे, जासूसी वगैरह या तिलिस्म वगैरह पे लिखे जा रहे थे उपन्यास, जिस तरीके से लेकिन इन्होंने साहित्य से भी जोड़ा और यथार्थ से भी जोड़ा उपन्यासों को। ये उनके पहले उपन्यास हैं, वो उनके बारे में दे रखा है। अगर आप चाहें तो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है शारदा क्लासेस के नाम से, आप उसको मतलब वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। प्रेमचंद का महत्व तिलिस्म और रोमांस की भूल भुलैया से बाहर निकल कर हिंदी उपन्यासों को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने में है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि शुक्ल एक जगह लिखते हैं कि जो ये तिलिस्म और रोमांस के तिलिस्म के स्पेशली जो उपन्यास थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो लोग उर्दू वगैरह पढ़ या लिख रहे थे, वो भी हिंदी पढ़ना सीखे थे उन उपन्यासों को, चंद्रकांता वगैरह को पढ़ने के लिए। तो उनका भी अपना एक तरीके से अपना महत्व था, लेकिन इनका कहना था कि अगर उपन्यासों को किसी ने जोड़ा तो वो प्रेमचंद थे, पहले व्यक्ति। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से स्वयं को मुक्त कर ठोस यथार्थ के साथ अपने को संबद्ध करने में है। अंतिम उपन्यास में गोबर के माध्यम से भावी संघर्ष का संकेत देने में है। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने हिंदी को सही भाषा दी, सही दिशा दी। तो प्रेमचंद ये था गोदान। अब हम अगले उपन्यास पर चलेंगे जो है अमृत अमृत लाल नागर है ये। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है एक तो इतनी। मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ, जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी मेरी पेन है वो आई नहीं। मैंने ऑर्डर कर रखी है तो वो आ जाएगी 2-4 दिन में, फिर हम पेन से थोड़ा हाईलाइट वगैरह भी क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अमृत लाल, क्योंकि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका ना अमृत राय तो प्रेमचंद के बेटे हैं शायद। अमृतलाल नागर। पेन आ जाएगी, उसके बाद हम हाईलाइट वगैरह करके वो क्या करेंगे। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर 1974 में लिखा है इन्होंने ये उपन्यास। मानस का हंस तुलसीदास और खंजन नयन सूरदास कई बार ये पूछ लेता है उपन्यास भी कि मतलब जो
कंजनैन वो किस साहित्यकार पे लिखा है? तो वो सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। हर जगह चमत्कार खोज निकालना नागर का मैनरिज्म हो गया है। उसे इन उपन्यासों में भी देखा जा सकता है। तुलसी को उत्तर दक्षिण के पूरे भक्ति आंदोलन से व्याप्त कर उसे विस्तार और गहराई दी जा सकती थी, किंतु राम-काम के द्वंद्व के अनावश्यक विस्तार ने इसे दिशा में नहीं जाने दिया। मतलब इसमें कहा गया है कि मतलब जो तुलसी का व्यक्तित्व है वो तो अपने आप में कितना ही वो है। हम चाहे देखें कि उनकी जो मानस है वो प्रत्येक हिंदू घर में पाई जाती है। घर घर में वो उनके द्वारा लिखी हुई मानस पाई जाती है, तो उनका व्यक्तित्व तो कितना ही बड़ा है और विशाल है। लेकिन जो नागर है उन्होंने ये एक बार क्वेश्चन एंटी ने पूछा था कि उसमें क्या है, तो राम और काम का द्वंद बताया गया है उसे कि अनावश्यक विस्तार ने इसे दिशा में नहीं जाने दिया। बच्चन सिंह जी एक तरीके से इसे बहुत अच्छा नहीं मान रहे कि इस उपन्यास को अच्छे से लिखा जा सकता था जो वो नहीं लिख पाए। फिर है ये अगला उपन्यास है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 1946 में ये उपन्यास लिखा गया था। इस उपन्यास में जड़ता से स्पंद चेतना की ओर जाने का भावाभिभूत वैचारिक उन्मेष है। सच प्राचर धरा जलमग्न है। संपूर्ण समाज एक प्रकार से अवरोध है। भट्टनी महामाया ये उसके पात्र हैं, तो थोड़ा वो याद रखना है हमें। भट्टनी महामाया निपुणिका सुचरिता स्वयं बाणभट्ट विरतिवर्ष आदि अवरुद्ध हैं। राजनीति राजनीति संस्कृति धर्म आदि तालाब के बंधे घाटों के जल की तरह स्थित है। प्रभा शून्य है। सोचने का बधा हुआ तरीका है। धर्म की बंधी बनाई परिपाटी है। सब लकीर के फकीर हैं। हार्वर्ड को लगा था न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि नीचे ये हार्वर्ड का कथन है, तो इसे थोड़ा देख लेना अच्छे से। नीचे से ऊपर की तक सारी प्रकृति में एक अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। तो बाण भट्ट है जो उसमें ये वो बोल रहे हैं कि न न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि मैं नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति से एक अवस्था। वो कह रहे हैं कि मैं मतलब जो चीजें करना नहीं चाह रहा, जैसे भट्टिनी को वो जब कहती है निपुणिका कि आप उस भट्टिनी को मुक्त कराओ, वो कैद है, तो वो बहुत चाहता नहीं है कि वो उसे कराए ही भट्टिनी को आजाद। लेकिन वो कहता है कि कोई तो शक्ति है जो मुझे अपने आप चलाई जा रही है। और अभी हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखेंगे, ये आप पढ़ लेना अपने आप से। कथा वगैरह के बारे में दे रखा है ये। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट द्विवेदी जी के मतान सार्थकता सुचरिता के जीवन को मिल पाई है क्या, क्योंकि वह अपने कर्मों का को नारायण को समर्पित कर देने में समर्थ है, क्योंकि वह अपने पति को पाकर गृहस्थ हो गई है। भट्टिनी आंशिक रूप से सार्थक है क्योंकि उसे आराधक मिल गया है। सुचरिता भागवत के कारण सार्थक है, तो भट्टिनी मनोवैज्ञानिक तत्व के कारण। लेकिन क्या निपुणिका और महामाया को सार्थकता नहीं मिल सकी है? अपने व्यापक सामाजिक संदर्भों में इन दोनों की सार्थकता अधिक बड़ी है। हाँ, क्योंकि ये निपुणिका जिस तरीके से भट्टिनी को आजाद कराने में भट्ट को शामिल करती है, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से ही। और जो महामाया है वो भी उसने राजकाज छोड़ के, जबकि वो उनके महाराज की पत्नी होती है, उसको छोड़ के और
उसके बाद वो समाज सेवा में लग जाती है। तो वो बोलते हैं क्या, इनको सार्थकता मिली है। भागवत दृष्टि से सुचारिता को चाहे वह महत्व मिले, पर यथार्थवादी दी दृष्टि से वह आधुनिक ठहरती है। पर इस उपन्यास की मिथकीय संरचना मध्यकाल के टूटे हुए प्रांगण में मनुष्यता की खोज करती है। वस्तुतः मिथक संरचना की एक पद्धति है। महावाराह को बार बार प्रस्तुत किया गया है और बटनी की प्रस्तुति जलोन्मग्ना सच राचरा धरा की अनगूंज रह रहकर सुनाई पड़ती है। मतलब किस तरीके से उसको बंदी बना लिया है भट्टिनी को, और किस तरीके से पूरा जो राजपाट है वो एक कुचक्र में फंसा हुआ है। किस तरीके से जो भट्ट है उसको उसमें मतलब भट्टिनी को आजाद कराने में लग जाता है, निपुणिका का साथ देता है। भैरवी चक्र और भागवत धर्म के से कई अभिप्रायों को लेकर उन्हें पूर्वालंकरण प्रीफिगरेशन, कई बार ये भी पूछ लेते हैं ना कि इसकी हिंदी क्या है। तो ये सब जो बच्चन सिंह के ये ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने अंग्रेजी में मतलब उपयोग किए हैं, उनको थोड़ा देख लेना है। के रूप में इस तरह रखा गया है कि वे नई मनुष्यता उसकी सार्थकता को उजागर कर सकें। अघोर भैरव एक मिथक है। कुंडलिनी महामाया को अभिप्राय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देश को जागृत करने महामाया क्या करती है? महामाया का काम है देश को जागृत करने में महामाया का की भूमिका अभूतपूर्व है। महामाया राजाओं, महाराजाओं, सामंतों की हास्योन्मुखी शक्तियों को चुनौती देती है, जनता को उसके पड़ोस के प्रति सचेत करती है, उसे संगठित करती है। ऐसा लगता है कि मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब जितने भी राजा महाराजा हैं उनको उनकी जो भी शक्तियां हैं उनको चुनौती देती है और जनता के लिए वो काम करती है एक तरीके से। उनके अधिकारों को लेके सचेत है। संगठित हुंकार से सामंती ढांचा चरमरा कर टूट जाएगा। वह तेवर त्वर मिलिंद की नयनतारा की तरह की जगह लाख लाख नयनताराओं की व्यथा कथा उभारती है। जनता की कुंडलिनी जग उठती है कि मतलब वो जनता को जागरूक करने में एक तरीके से सफल रहती है। सामंतीय संस्कृति का अपना मिथक है। श्लोक पाठ करती हुई सुख सारिकाओं सारिकाएं नुपुरों के कंकण से ध्वनिमय मांगलिक जुलूस, मदनोत्सव, दोहत, मंदात, पुष्पचरित सुंदरियों के केस पास, कलात्मक विनोद, कलाविद, नर्तकियां आदि। इस मिथक के समानांतर एक मिथक और है, कन्याओं का अपहरण। हाँ, इसमें एक मतलब एक मिथकीय उपन्यास लिखा गया है बाढ़ को लेके। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें एक और मिथक है, वो है कन्याओं का अपहरण। जैसे भटिनी को अपहरण कर लिया जाता है जबकि वो महारानी होती है। बलात्कार, उनका क्रय विक्रय मतलब उनको बेचने के लिए जाया जा रहा होता है। असुचि कूटनीति इसके मूल कारण पर अर्थगर्भ टिप्पणी संपत्ति। इसके प्रतिकार में बाणभट्ट एक आधुनिक मिथक गढ़ता है। मेरा मन कहता है कि जब बाणभट्ट का जो मिथक एक विचार यहाँ पे दे रखा है, मेरा मन कहता है कि जब तक राज्य रहेंगे, जब तक भी राज्य रहेंगे, सेनाएं रहेंगी, जब तक मतलब हथियार रहेंगे एक तरीके से, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यह होता रहेगा। हाँ, से आज भी हमारे पास अगर वेपन होंगे तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो होगा ही। तो वही बाण ने 46 में द्वैती से लिख गए, किंतु इस मिथक के लिए मार्ग अन्वेषित नहीं किया गया है। नीचे
ये कहाँ मिथ की कहानियाँ इसमें जो दे रखी हैं वो सब है। फिर यहाँ से देखना, पर आत्मकथा तो एक ही पत्थर से तराशी हुई। तुलसी का मानस भी इसी कला से संदर्भित है। उदाहरण तो और भी उपन्यासों से मिल जाएंगे। अंग्रेजी कविताओं के लोकगीतों के लगातार लगता है वे ऊपर से चिपकाई हुई नीली पीली पन्नियां हैं, पर आत्मकथा तो एक ही पत्थर पर से तरासा हुआ महावरा का जीवंत विग्रह है। इसलिए अपने प्रयोग और औदात्य में यह अद्वितीय महाकृ तथा अतुलनीय है। मतलब बाण को लेके मिथकीय बनाया है। इसमें होता ही है कि एक उन्होंने दी होती है बाण भट्ट की आत्मकथा की लिपि, तो कि इसे छपवा देना। ये इनको उनको दादी कहते थे। दादी का मतलब हम लोगों ने जो भूमिका है उसमें दे रखा है कि दीदी होता है। और तो छपा के उन्होंने उसी तरीके से ना छपा के अपनी तरफ से बहुत उसे परिष्कार करके तब छपाया था। अगला उपन्यास है हमारा मैला आंचल। मैला आंचल पर ईश्वरनाथ रेणु। इस उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत होती है। यह दूसरी बात है कि इसकी ऊंचाइयों को लांघ पाना किसी अन्य आंचलिक उपन्यास के लिए संभव नहीं हो सका है। संभव है यामिनी राय के लोकाश्रित, हाँ ये थोड़ा याद रखना है, लोकाश्रित चित्रों और मधुबनी की चित्र शैली से भी रेणु को इस दिशा में उन्मुक्त होने की प्रेरणा मिली हो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कहाँ कहाँ से ये जो आंचलिक उपन्यास लिखा है तो उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली है। यामिनी राय के लोकाश्रित चित्रों से, मतलब वो यामिनी राय एक पेंटर वगैरह रही हैं और उन्हीं के जो वो लोक चित्र बनाती थी उन्हीं से प्रेरणा ली रेणु ने और ये लिखा है। मधुबनी की चित्र शैली से भी रेणु ने इसकी प्रेरणा ली है। आंचलिक उपन्यासों में अंचल विशेष की माटी, हाँ कई बार आंचलिक उपन्यास में अंचल का क्या अर्थ है ये भी पूछ लेता है। तो अंचल विशेष की माटी की सौंधी महक, प्रकृति के निमंत प्रसार, लोक संस्कृति के छंद तथा लोक भाषा की ताजगी की महक छवियों को कथा बिंबों में इस ढंग से उभारा जाता है कि पूरा अंचल अपनी समग्रता में चित्रित हो उठता है। अमूर्त अंचल का सामभिप्राय समूर्तन इसकी विशेषता है। मतलब इसमें बोलते हैं कि एक कोई जैसे बाकी उपन्यासों में का एक नायक होता है तो इसका जो नायक विशेष होता है वो भी लोक संस्कृति होती है। वहाँ का पूरा परिवेश इसका नायक है, ना कि कोई एक व्यक्ति विशेष इसका नायक नहीं होता आंचलिक उपन्यास का। मैला आंचल के प्रकाशन के साथ अंचल विशेष की माटी की, हाँ माटी की महक, प्रकृति, लोक संस्कृति और लोक भाषा की मोहक छवियों को समग्र रूप से बिंबों में बद्ध करने वाले उपन्यासों को आंचलिक कहा जाने लगा। रेणु मैला आंचल को स्वयं आंचलिक उपन्यास कहना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कि मतलब किसने कहा है कि ये एक आंचलिक उपन्यास है, तो स्वयं रेणु से आंचलिक उपन्यास कहते हैं और लिखते हैं यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथांचल है पूर्णिया, हाँ इसका पूरा पूर्णिया ही जिला ही नायक है। कुछ परंपरा प्रेमी लोग इन बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि वैसे तो यही आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है इसी से, लेकिन कुछ परंपरा प्रेमी लोग शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया 26 26 से मानते हैं और कुछ लोग नागार्जुन के बलचंद्र बामन से। पर देहाती दुनिया में के पात्र समस्याएं, हाँ मतलब कि उनमें क्या क्या समस्या है तो उन दोनों को
ना मानकर बच्चन सिंह जी कहाँ जा रहे हैं, वो कैलाश पर ही जा रहे हैं कि ना वो ना नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा पहला उपन्यास है, और ना देहाती दुनिया की वो पहला उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल का वैशिष्ट्य मैरीगंज गांव के आसपास के अंचल यानी नदी नालों खेतों खलियानों ताड़ के विरल वनों कमलों से सुशोभित पोखरों के कलात्मक वर्णनों में नहीं है, बल्कि इस इनके साथ जीवन यात्रा में गिरते पड़ते टूटते बनते जीते मरते जन समुदाय में है, जिसे लेखक ने अपनी दृष्टि से निर्मित किया है। ऐसा जीवंत संश्लिष्ट और गत्यात्मक चित्र न तो रेणु के गुरु सतीनाथ बाजुरी के ढोंढाए चरितमानस में है। बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस किस किसके साथ है। इम्पोर्टेंट चीजें। भावन दास की मृत्यु में गांधीवादी मूल्यों की मृत्यु हो जाती है। राजनीतिक दलों के रहताड़िक में उसे विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति पावन दास एक पात्र है इस उपन्यास का, जिसे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित बताया गया है और गांधीवादी मूल्यों का वो रक्षक है, लेकिन उसके किस तरीके से खुद उसी के लोग से उस पे ट्रक चढ़ा देते हैं वो, क्योंकि वो उनको नहीं करने दे रहा होता काले काम जो भी, तो फिर वो और वो ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है कि वो नहीं जाने देगा, तो उसी पे चढ़ा देते हैं और बाद में उसकी एक कब्र टाइप बना देते हैं और उसे चेथरिया करके कुछ चेथरिया पीर कहते हैं। तो किस तरीके से इस उपन्यासों में गांधीवादी मूल्यों का जो वो है आस्था है वो टूटी है। उसकी दृष्टि ऐसी स्थिति में उसकी दृष्टि डॉक्टर प्रशांत पर पड़ती है, जो गांव के समस्त रोगों का निदान करते हुए उसके मूल दो बातें खोज निकालते हैं, गरीबी और जहालत। लेखक सारे सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन के लिए गुहार करता हुआ क्रांति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। डॉक्टर प्रशांत की तरह अपनी सीमा में यदि उतना भी हो सके तो बहुत है। महिलांचल का भ्रष्टाचार और गलाजत यहाँ भी है, पर उसमें एक प्रकार का संयम है। कथा की भंगिमा और व्यंग का ढंग भी लेखक की क्रूरता और कल्पना का सूचक है। मलारी के गोरे होने पर उसके बाप की शंकाएं गांव के यौन विकृतियों का सशक्त कलात्मक व्यंजना है। इतने अधिक पात्रों की भीड़, हाँ इसमें पात्र बहुत ज्यादा हैं, पात्र की भीड़ में प्रत्येक पात्र को उसकी विशिष्टता, फिर भी मतलब एक हर पात्र की अपनी एक विशेषता है। पात्र ज्यादा होते हुए भी बोरिंग नहीं है उपन्यास। हर पात्र अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग विशिष्टता रखता है। बातचीत के ढंग डाव पेच आदि से पहचान लिया जाता है। कभी कभी तो थोड़ी सी हल्की रेखाओं द्वारा स्थिति की गहन विभीषिकाओं को अत्यंत मार्मिक ढंग से उद्घाटित कर दिया जाता है। तो यही बताया गया है कि किस तरीके से इसमें जितने भी मठ वगैरह हैं उनकी उनमें क्या क्या होता है, किस तरीके से उसमें जो सेविकाएं वगैरह होती हैं उनके साथ शोषण वगैरह होता है, और किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मठों को लो चाहे जो तहसीलदार वगैरह हैं उनका जो भी दिखाया है, किस तरीके से जब महंत की मृत्यु हो जाती है तो जो वो होती है उनकी सेविका उसको भी बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन हालांकि वो थोड़ी सशक्त टाइप की होती है तो वो नहीं ऐसा करने देना करने देती अपने साथ। अगला उपन्यास है फिर धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र 1972। धरती धन्ना अपना में भी पंजाब के एक गांव को लिया गया है। यह अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ गांव है, जिसमें मुख्यतः चमार और जाट जमींदार रहते हैं। बेगार को लेकर चमारों और जाटों में धन जाती है। दोनों एक से दोनों ओर से एक दूसरे का बायकॉट होता है, पर भूख की मार के कारण चमार
इस बायकॉट को बहुत दिन नहीं चला सकते। हाँ, इसमें दिखाया गया जो जाट हैं वो नीची जात है, जो चमार उन पे किस तरीके से अत्याचार करते हैं कि मतलब उनको मजदूरी ना देके सिर्फ खाना देते हैं, और खाना भी, और जब वो बोलते हैं कि मतलब उनकी मजदूरी दो या फिर, तो किस तरीके से वो कहते हैं कि नहीं मिलेगी, आप चाहे जो भी कर लो, फिर वो हड़ताल करते हैं। लेकिन फिर उनके बच्चे और उनकी औरतें किस तरीके से भूख से बिलबिलाने लगते हैं, तो फिर वो अपनी हड़ताल खुद ही खत्म कर देते हैं। फिर समझौता होता है इसमें, जमींदार इसमें ही भिजे होते हैं। पर लेखक अत्यंत बारीकी से बिना किसी नारे की पनाह लिए वर्ग संबंधों के विरोधों को उजागर कर देता है। किताबी सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई लड़ने कम्युनिस्ट लीडर का अच्छा खासा मजाक बनाया गया है। इस उपन्यास का एक दूसरा पहलू भी है, आधार बेस से कम महत्वपूर्ण अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर नहीं है। वर्ग संघर्ष को तेज करने के लिए अधिरचना को अपने देश के संदर्भ में बदलने की जरूरत है। चमारों के संघर्षों में उनकी रूढ़ियां, अंतर्बोधपूर्ण नैतिक मान्यताएं काफी अड़चन डालती हैं। इसका जो नायक है वो काली है, धरती धन्ना अपना का नायक काली है, और ज्ञानू, ज्ञानू जब वो काली है, काफी टाइम से अपना गांव छोड़ के शहर चला जाता है। और गांव में उसकी एक चाची है, उसका चाची का नाम चाची मैरी है। तो चाची के लिए वो गांव जाता है, फिर किस तरीके से वो ज्ञानों की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसके पास कुछ पैसे भी होते हैं जो वो शहर से कमा के लाता है। तो जितने भी महाजन वगैरह हैं उसके उन पैसों पे नजर रखते हैं, और कई बार उससे जो पैसे किसी ने लिए ही नहीं थे, कि तुम्हारे चाचा ने लिए थे, इस तरीके से उससे ले लेते हैं। और अब वो एक उसकी एक लालसा होती है कि उसका भी एक पक्का घर हो, क्योंकि पूरी जो भी निम्न वर्ग के घर हैं वो सारे कच्चे घर हैं। लेकिन वो चाहता है कि उसका घर पक्का बने, उसके पास पैसे भी होते हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ पे वो बस्ती बनी हुई है कच्चे घरों की, जिसमें निम्न जाति के लोग रहते हैं, इस उपन्यास में वो उन- उन्हीं की है, जाठों की है, या फिर कहें कि उच्च वर्ग की है, और उन्हें उन्हें सिर्फ उन्हें देने के लिए, रहने के लिए दे रखी है। तो वो उस पे पक्का मकान भी नहीं बना पाता। वो धीरे धीरे उसके पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अंततः ज्ञानों की भी उसकी माँ उसे जहर दे देती है, क्योंकि वो उसके काली के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। उसकी माँ को पता चल जाता है ज्ञानों की, तो वो उसे जहर दे के मार देती है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो निम्न जाति के साथ जो भी विडंबनाएं किस तरीके से घटित होती हैं, वो इस उपन्यास में बखूबी दिखाया गया है। अब हम चलते हैं अगले उपन्यास की, तमस, भीष्म साहनी का, 1975। तमस में भारत विभाजन के पूर्व के हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। इसके पहले खंड में शहरी दंगे डॉक्यूमेंट्री है, तो दूसरे खंड में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों के का चित्रण किया गया है। पैन पैन को भी पता नहीं कितना चल जाना होता है। सारे उपन्यास में सारे उपन्यास से संकेतित होता है कि दंगा अंग्रेज और उसके समर्थक करवाते रहे। आदमी आदमी सब एक हैं, सांप्रदायिक फिजूल हैं। दंगे का यह सरलीकरण उपन्यास को प्रभावशाली नहीं बनने देता। ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो अपने तर्कों से भचकाने लगने लगते हैं। यशपाल का झूठा सच, फिर आगे बता रहे हैं कि, और इसमें इसमें है कि नथु नाम का एक पात्र है, उससे एक मौलवी है, वो सुअर कटवाते हैं और मस्जिद के बाहर खुद ही फिकवाते हैं। उसके बाद होता ही है कि
हुँ, और देखिए सबसे बड़ी बात वही मौलवी साहब आते हैं दूसरे दिन माइक लेके समझौता करवा रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो दंगा हो गया है उसमें कि उन्होंने वो कराया, जबकि सारी फसाद की जड़ खुद मौलवी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने नत्थू को कुछ रुपए दिए होते हैं, 5 पैसे शायद। और नत्थू मारना नहीं चाहता उस सुअर को, लेकिन वो बहुत पूरी रात जद्दोजहद करके उसे मारता है और अंत में वो मार के मस्जिद के सामने फेंक देता है, और उस इसी वजह से दंगा हो जाता है। और वही मौलवी साहब आते हैं और फिर वो दंगा वो कराते हैं। तो किस तरीके से हमारे नेता जनता को आपस में लड़ा के और खुद ही अम, समझौता करा रहे होते हैं, इसको इस उपन्यास में दिखाया गया है। और ये सारे दूसरे उपन्यासों की वो है। तो आज की क्लास इतनी, धन्यवाद। आपको प्लीज क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।